वेलकम टू टुडेज सेशन। ये है हमारी वीडियो नंबर 3 और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, दिस सीरीज इज रिगार्डिंग सीटेट। सो इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे सीटेट एग्जाम में, क्योंकि ये सीटेट के पीवाईक्यूज हैं। ये आपको उत्तराखंड टेट, यूपी टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, सपोज केवीएस, एनवीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पे भी आपकी सीडीपी आएगी, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चंस तो मोस्टली रिपीट नहीं होते हैं, एज इट इज तो नहीं होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, राइट। सो आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। सो आज का जो हमारा सेशन है मेनली, ये हमारा जो है पेपर 1 2024 जुलाई फॉर सीटेट। जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसके क्वेश्चन है इसमें, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। आज हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, आज हम तीसरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2024 का, ठीक है। सो फ्रॉइड ने कहा आइडेंटिटी, ईगो, सुपर ईगो। टीचर बोलता है क्या ही घूम रहा रहा है दिमाग में ईगो, तो आओ सीडीपी की साइकोलॉजी चिल स्टाइल में समझें। तो ये मैं एक काम करता हूँ, हर एक सेशन के स्टार्टिंग में एक ऐसे कोड देता हूँ जिसमें एक कॉन्सेप्ट भी होता है, राइट। सो इससे आपको हेल्प हो जाती है, तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाता है। सो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी, ईगो, सुपर ईगो की बात होती है तो हम फ्रॉइड का नाम देंगे, राइट। ये इनकी यहाँ पे पिक्चर भी है कि जब हम चीजें देखते हैं तो हमें ज्यादा बेटर माइंड में रिटेन होता है, राइट। चलिए अब नोट्स। आज के सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू, पेपर 1 जुलाई 2024 सीडीपी, राइट। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेम आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, राइट। अदर देन दिस, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 30 क्वेश्चंस, उसमें आपको आंसर की भी साथ में मिलेगी, राइट। कई बारी एरर हो जाता है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, तो आप आंसर की में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। बट आंसर की हमारी सिर्फ आंसर की नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन है। तो विद एक्सप्लेनेशन, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है। एमसीक्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप भी बाय सेम नेम है, यू लर्निंग स्टेप बाय हिमांशु, है ना। तो 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हो गया, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, तो जो भी हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें हमारा जो फोकस रहता है कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने का रहता है। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अंडर 60 मिनट्स तो सेशन को खत्म कर दिया जाए। कभी कभी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो या फास्ट लगी, आप अकॉर्डिंगली उसको फास्ट या स्लो करके देख सकते हैं। चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको क्वेश्चन देखने में विजिबिलिटी में कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझे कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, जब हम स्कूल में थे ना, हमारे टाइम पे एक पैटर्न था जिसको हम बोलते थे सीसीई। तो जो सीसीई पैटर्न था उसमें ऐसा होता था, एफए, एफए एग्जाम, वेट लेट मी टेक इट, ओके। तो उसमें एग्जाम ऐसे डिवाइडेड होते थे, एफए एग्जाम होंगे, FA1, SA1, FA2, SA2, ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव,
ऐसे करके थ्रू आउट द ईयर चलता रहता था। और सिर्फ ये असेसमेंट तो होते ही थे, इसके असेसमेंट तो ये होते ही थे। मेरी मेरी थोड़ी आर्टिस्टिक स्किल्स को इग्नोर करो। ये वाले स्किल्स तो होती, ये सब तो होता ही था फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हमारे कुछ फाइल्स के मार्क्स भी होते थे, तो हमें कुछ फाइल्स बनानी होती थी। फाइल्स, ये कोई प्रोजेक्ट भी होता था, राइट है ना? आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रोजेक्ट भी होते थे। तो जो फाइल है इसको हम पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वर्क, राइट? तो अब यहाँ पे देखते हैं, which of the following would support continuous comprehensive evaluation? Okay, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बेस्ट नहीं होता, उसमें तो सब कुछ आ जाना चाहिए, राइट? ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, ये हो सकता है, दिस विल बी योर राइट आंसर। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट तो नहीं होता। स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टेस्ट नो। जो हमारा सीसी पैटर्न था या सीसी इवैल्यूएशन होती है, उसमें प्रोग्रेस के साथ हम लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो देखते हैं। लाइक यहाँ पे एफए हो गया था, एसए हो गया था, प्रैक्टिकल एंड फाइल, ये सारा मिला के तब हमारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता था। तो इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, ओके, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं ग्रोथ एंड लर्निंग, growth and learning progress portfolio. So option number 2 will be your right answer. Okay, this will be your right answer. चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, so this is question number 2. Teachers should constantly examine their own attitude and biases while working with children. So जो एक क्लास में टीचर है उसको हमेशा अपना एटीट्यूड और उनके जो बाइसेस अवधारणाएं हैं दिमाग में, उसको हमेशा अ, ध्यान में रखना चाहिए, एग्जामिन करते रहना चाहिए, जो वो क्लास में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, असर्शन, यहाँ पे ये सही लग रहा है, अभी के लिए तो इसको सही मार्क करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडन बाय फंक्शनल फिक्सनेस। ओके, दिस इज आल्सो राइट, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हिंडन फंक्शनल फिक्सनेस, ओके, दोनों सही हैं, बट ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हमारे दोनों सही हैं, बट ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ओके, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाइल टॉकिंग अबाउट पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो इन केस किसी के मैथमेटिक्स में थोड़े पुअर मार्क्स आ रहे हैं, देयर वाज अ गर्ल, ओके, अवी, हर नेम इज अवी, और वो बोलती है आई डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर्स, आई जस्ट डोंट हैव द सेंस फॉर नंबर्स। ओके, सो एक क्लास में एक लड़की है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए मैथ्स में। वो अपने मार्क्स के बारे में बात कर रही है किसी से, और वो बोलती है आई जस्ट डोंट हैव सेंस फॉर नंबर्स। वो कह रही है मैं तो मैथ्स पढ़ ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो सेंस ही नहीं है। तो अब अभी जो है वो किस एट्रीब्यूटिंग टू हिज परफॉर्मेंस टू, ओके, तो अभी क्या किस चीज पे एट्रीब्यूट कर रही है उसकी परफॉर्मेंस को? ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं फिर पता लगेगा। लक, क्या लक के बारे में बोल रही है वो? नहीं, लक के बारे में तो उसने नहीं बोला। टास्क डिफिकल्टी नहीं, लैक ऑफ एफर्ट्स नो, लैक ऑफ एबिलिटी यस। सो ये आपके आंसर नहीं होंगे, राइट? दिस विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें तो और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू according to Lev Vygotsky theory, which of the following recommended approach in order to optimize a student's learning? Okay, अब हम इसमें लेव वेगोट्स्की के थ्योरी के बारे में पूछा गया है, राइट? उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस? ओके, टू प्रोवाइड student with a work that is completely unrelated. Okay, no, this is not the right answer. To provide a student with a work that is just beyond their current level of understanding with appropriate support. Yes, जो हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेड जेडपीडी बोलेंगे ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यस। तो उसमें ये बात हुई थी, राइट? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग
with appropriate support and guidance. So this will be your right answer. But अभी हम next वाली questions भी analyze करते हैं. Providing no support नहीं, ये तो exact उसके opposite बात हो गई है. And leaving them to struggle with their own, no. ये वाला तो नहीं था उसमें हमारा. Providing student with a work that they can manage and complete individually, no, इसकी भी बात नहीं हुई थी. तो जब लेव वगोट्स्की की बात होगी तो हम सपोर्ट एंड हेल्प वाली चीजें माइंड में रखेंगे. ओके, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है. टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज. टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर. ओके, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज तो टीचर नहीं होगा जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे. टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर. ओके, ये आंसर सही लग रहा है, अभी सही लग रहा है. एक बारी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब करिकुलम एज इट इज. नो, ये प्रोग्रेसिव का पार्ट नहीं होगा, तो टीचर सेंट्रिक लर्निंग हो जाएगी जहाँ पे टीचर ही सब कुछ करिकुलम फॉलो कर रहा है और बाकी स्टूडेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. द टीचर लीव्स the children on their own work independently. Teacher leaves children on their work to work independently. No, this is not also progressive education. Okay, so option number two will be your answer, right answer. Option number 2 will be your right answer, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में और जो बच्चे हैं फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे आज के सेशन के. तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं एक बार. Howard Gardner concept of intelligence implicates that Howard Gardner's concept of intelligence implicated that everyone process and understand the world in the same way. Human beings different in their ability. वो कह रहे हैं सबके पास एक जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है ना. ये तो सही नहीं होगा. ओके, human beings differ in their ability and different domain. करेक्ट है. ओके, सो इसका यही राइट आंसर होगा. अभी 3 and 4 भी देख लेते हैं. 1 तो नहीं होगा डेफिनेटली. इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशंस. ओके, नो, इंटेलिजेंस में वन डायमेंशन नहीं होते. इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग. नो, इंटेलिजेंस इज आल्सो अबाउट थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस. ओके, सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो इसलिए होगा. हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी ना, याद है आप सबको, जिसमें हर एक के पास एक अलग 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 इंटेलिजेंस होती है डोमेन की, लाइक स्पेटल इंटेलिजेंस, राइट. लाइक स्पेटल इंटेलिजेंस, bodily kinesthetic intelligence, spatial bodily kinesthetic, and there were so many like this, right. Spatial एक थी, bodily kinesthetic एक थी, and environment से related भी एक था ना, environmental intelligence. ओके, इस टाइप से उन्होंने डिवाइड किया था. तो हो सकता है कि सही एक बच्चे के अंदर ग्रेट म्यूजिक एबिलिटी हो, राइट. एक बच्चे के अंदर ग्रेट म्यूजिक एबिलिटी हो, राइट. तो इसमें हर एक डोमेन में अलग अलग जो हर एक डोमेन की एबिलिटीज हैं वो डिफर करेंगी. हर एक डोमेन की एबिलिटी डिफर करेंगी. मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे तो नहीं लिखना चाहिए था मुझे, राइट. यहाँ पे तो मेरी जिम्मेदारी होगी. सो हर बच्चे में डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं. हो सकता है किसी को म्यूजिक में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, राइट. हो सकता है कोई मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग हो, राइट. हो सकता है कोई साइंस में स्ट्रॉन्ग हो, राइट. किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक हो सकता है. तो हर एक बच्चे में डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है, राइट. इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर्स. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द concept in accordance with children's gradual development cognitive abilities. Okay, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं.
7 में क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, इसमें सीक्वेंस बताना है चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे डेवलप होती है। ओके, सो इसमें है एक्शन, एक्शन, इमेज, सिंबल, सिंबल बेस्ड, इमेज, सिंबल, एक्शन। ओके, इसमें बस क्रोनोलॉजी का फर्क है, सारे मुझे सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं क्रोनोलॉजी क्या होती है। पहले सबसे पहली जो क्रोनोलॉजी आएगी वो आएगी एक्शन। सबसे पहले जो आएगी वो आएगी एक्शन, एक्शन आएगी, फिर आएगी इमेज, फिर आएगी सिंबल। सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग होती है सबसे पहली प्रोसेस, राइट। इमेज, लर्निंग बाय सीइंग, बाय सीइंग, सिंबल्स। सिंबल्स की जब बात हो रही होती है वहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल लो या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन बोल लो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से रिलेटेड। और ये नोम्स चॉम्स्की ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट। इनका मानना था जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो उसके माइंड में एलएडी होता है जो कि कोई विजिबल ऑर्गन नहीं होता, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। और ये बच्चों को हेल्प करता है L1 सीखने में, L2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, L1 which is language 1 plus L2 in few cases, बट L1 में तो हेल्प करता ही है जो मदर टंग होती है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड सिंबल बेस्ड, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सीखेगा बाय डूइंग, देन बाय सीइंग, देन बाय, देन ही लर्न्स लैंग्वेज, राइट, लर्न्स फाइनल। जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या होता है, जो अल्फाबेट ए बी सी एंड डी है, ये क्या है, दिस इज सिंबल, ये ए का सिंबल है, राइट। अगर हम ए के सिंबल को पहले कुछ ऐसे बनाते, ऐसे बना देते ए के सिंबल को, तो ए ऐसा होता, राइट। तो ये लैंग्वेज इज ऑल अबाउट साइन एंड सिंबल्स। तो जब यहाँ पे सिंबल्स की बात हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, हमें ये समझना पड़ेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीडीपी, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन इन क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहे हैं टीचर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग के लिए। आर आर देखते हैं रीजन क्या है, इमोशनल एंड कॉग्निटिव आर रिलेटिव टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, करेक्ट। दोनों सही स्टेटमेंट है और ए आर का एक्सप्लेनेशन है, बोथ आर ट्रू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि इमोशन, इमोशन एंड इफेक्टिव लर्निंग आर रिलेटेड, आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर कोई बच्चा इमोशनली वेल होगा तो ही वो लर्निंग एबिलिटीज में भी फोकस कर पाएगा। इफ समवन इज गोइंग थ्रू सम बैड टाइम, तो हो सकता है उसको पढ़ने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आए, राइट। किसी का कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो ऐसे इशू आ सकते हैं, राइट। ब्रेकअप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, हमें देखनी कौन सी करेक्ट है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस स्टेज, नो दिस इज नॉट राइट, हमें करेक्ट ढूंढनी है, तो गलत स्टेटमेंट है। Which of development occurs in spiral, not linear. Okay, this one is right statement. Development process from specific to general. No, this is not right. Different aspects of development are independent of each other. No, they are interdependent of each other. तो इसका जो हमारा आंसर होगा
2, ऑप्शन नंबर 2, ओके, आई हैव टू यूज इरेजर, यहाँ पे गलत मार्क हो गया। ऑप्शन नंबर 2, ओके, दिस विल बी योर राइट आंसर। जो ग्रोथ होती है ना, वो लीनियर नहीं होती, लीनियर नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन स्पाइरल। जरूरी नहीं है कि वो एक क्रोनोलॉजी फॉलो करे। तो ग्रोथ जो हमारी है, ये डेवलपमेंट जो हमारा है, ग्रोथ तो हमारी लीनियर ही होती है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ग्रोथ हमारी लीनियर होती है, जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट होता है हमारा, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता, डेवलपमेंट हमारा स्पाइरल होता है, राइट। डेवलपमेंट हमारा स्पाइरल होता है, जरूरी नहीं है वो कोई क्रोनोलॉजी फॉलो करे, उसमें क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। अकॉर्डिंग टू लेव विगोट्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर बिहेवियर थ्रू दी प्रोग्रेस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, यूज ऑफ इनर स्पीच। ओके, लेव विगोट्स्की की बात हो रही है यहाँ पे। regulate their behavior through the process of adaptation, use of inner speech, process of equilibration, use of self-reinforcement. Okay. जब भी वेगोट्स्की की बात होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स देखेंगे। तो लेव वेगोट्स्की का कीवर्ड था ये, प्राइवेट स्पीच, लेव वेगोट्स्की बात करते हैं ना प्राइवेट स्पीच की। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडेप्टेशन इससे रिलेटेड नहीं है, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन इससे रिलेटेड नहीं है, यूज ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट नहीं। सेल्फ रीइंफोर्समेंट का जो कीवर्ड है वो स्किनर का है, ठीक है, स्किनर का है। सो व्हाट आई विल डू इज, जैसे ही मैं अपनी टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट कर लूंगा, उसमें एंड में, बीच में भी हम कह सकते हैं, आपका जो एग्जाम आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम जो भी आने वाला है 2025 का, उससे पहले आई विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ओके, लिस्ट ऑफ कीवर्ड, और उनके प्रोपोनेंट कीवर्ड्स, और वो किस बंदे से रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया कीवर्ड एंड टॉपिक्स। तो ऐसे एक वो बना लिस्ट बना सकते हैं हम। सो उससे हमें एंड मोमेंट में रिवीजन में काफी हेल्प होगी। सो आई विल डू दिस। अगर मैं भूलता हूं तो आप मुझे रिमाइंड करा देना, बट वी विल डू दिस, ओके। बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी में। हम्म, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 11 पे। Which pedagogical approach would be adapted by teacher who firmly believe constructivism? Okay, to teach the concept of floating and shrinking in class. Okay, so एक टीचर है जो रचनावादी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलोसफी में बिलीव करने वाले एक टीचर है, और वो क्लास में पढ़ाने वाले हैं फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग वाले टॉपिक्स, फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग टॉपिक्स, राइट। तो अब वो कैसे, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट, विच अप्रोच लिखा हुआ है, ओके। हाँ, तो उसमें वो कैसी अप्रोच यूज करने वाले हैं इसको सिखाने के लिए, लेक्चर मेथड नहीं। जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले होते हैं वो लेक्चर मेथड तो यूज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करते हैं, राइट, नॉट थियोरेटिकल। शोइंग वीडियोस नहीं, वीडियो दिखाने से भी प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं मिलेगी। शोइंग पर पीपीटी नो, पीपीटी से भी कोई हेल्प नहीं होगी। गाइडेड डिस्कवरी, ओके, this will be your right answer, guided discovery. Question option number 4, option number 4 will be your right answer, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली नॉलेज होती है वो मीनिंगफुल नॉलेज की बात करते हैं, मीनिंगफुल नॉलेज। जो मीनिंगफुल नॉलेज की बात करते हैं, राइट। तो अगर मीनिंगफुल नॉलेज की बात हो रही है, मीनिंगफुल नॉलेज की अगर बात हो रही है, मीनिंगफुल, अगर मीनिंगफुल नॉलेज की बात हो रही है, तो
कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है और उसमें गाइडेड डिस्कवरी मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि लेक्चर से उतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएंगी, वीडियो से भी नहीं आएंगी। जो बंदा खुद एक्सपीरियंस करेगा तो उसका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, राइट। पार्ट ऑफ लाइफ से मेरा कहने का मतलब है, अगर वो खुद कर लेगा तो उसको एग्जाम तक याद रहेगी सारी चीजें। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, कह रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। निमोनिक्स, निमोनिक्स तो है, कॉन्सेप्ट मैपिंग ये भी है, एलेबोरेटिव रिहर्सल ये भी है, रोट लर्निंग। ओके, निमोनिक्स होता है, सपोज मुझे कोई चीज याद करनी है, राइट। ओके, जो हम ट्रिक्स बनाते हैं, कोई टॉपिक डिफिकल्ट होता है तो उसको याद करने के लिए हम ट्रिक बना देते हैं। जो ट्रिक बनाते हैं उसमें तो हमारा ब्रेन स्ट्रॉमिंग हमें करनी पड़ती है, राइट। ट्रिक बनाने के लिए, निमोनिक्स के लिए हमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ती है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ती है। सो जो निमोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो तो हेल्पफुल रहता है, राइट। सपोज कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, हम भी निमोनिक्स यूज करेंगे अपने टॉपिक्स में जब हमारे पास कोई डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, राइट। कॉन्सेप्ट मैपिंग ये भी एक स्किलफुल नॉलेज है, राइट। इफेक्टिव तरीका है लर्निंग लर्निंग करने का। और इलेबोरेटिव रिहर्सल, जब हम किसी चीज को अच्छे से इलेबोरेट करके रिहर्सल कर रहे हैं तो ये भी एक हेल्पफुल तरीका है। बट रोट लर्निंग, मेमोर, ये तो कंप्लीटली मेमोराइजेशन के बारे में है, रटने के बारे में। तो रोट रिहर्सल इसका आंसर नहीं होगा, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 1। मैं इसको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ कि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 12 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्म्ड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओपन एंडेड अलाउ मल्टीपल आंसर, ये तो है, ओपन एंडेड तो होगा, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो हम यहाँ से क्रॉस करते चलते हैं। ये तो नहीं होगा, राइट। क्योंकि नोट पूछा हुआ है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है जहाँ पे नोट पूछा होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने काफी केयरफुली होकर पढ़ना है। इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ओके, नो पूछा है ना, इट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दिस विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस नहीं होता। दिस विल बी योर राइट आंसर। इट रिक्वायर एनालिसिस, नो, ये तो करेक्ट है, ये तो चाहिए होता है। अगर हमें वेल फॉर्म क्रिटिकल थिंकिंग का ऑप्शन चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड होगा। ओपन एंडेड एंड मल्टीपल आंसर्स भी होंगे, एनालिसिस भी होगा, हाई लेवल थिंकिंग भी होगी, राइट। हाई लेवल थिंकिंग भी होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा आंसर नंबर 2। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। 13 का राइट आंसर ये वाला होगा, क्योंकि जो हमारी वेल इन्फॉर्म क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट फैक्ट बेस्ड नहीं होते, राइट। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्लासरूम pedagogy should be culturally responsive to meet the needs of student from diverse background. Classroom pedagogy should be culturally responsive to meet the needs of student from diverse background. Correct, सही बात है। Equity in the classroom can be ensured through standardization of curriculum and assessment. No, this is not right. Equity is a part of uh, equity is part of okay, I have to check its answer once again. Equity in the classroom can be ensured only through standardization of curriculum. No, this is not sounding right to me. So A will be right. R is the not right answer. A is right. R is false. So 3 होना चाहिए। एक बार इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा। अभी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, A is true, R is false. ओके, सो सही है, A is true, R is false। क्योंकि
आंसर की चेक करने में मैं इसलिए भी थोड़ा-सा भी शर्माता नहीं हूँ, ये झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट? मैं कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन तो हूँ नहीं कि मेरे को सारे फैक्ट्स याद रहे, राइट? तो अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, हमने सही किया था, ओके? क्वेश्चन नंबर 15, Jagriti has learned that her dog, Rusty, is a golden retriever. When she sees another dog that looks similar to Rusty but different breed, she called it dog too. According to Jean Piaget theory of cognitive development, which concept is this demonstrate? Okay, एक लड़की है जागृति, जिसका एक डॉग है, उसका नाम रस्टी है, गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है, बट वो कोई डॉग दिखती है जो गोल्डन रिट्रीवर नहीं है बट सिमिलर टू रस्टी दिखता है, डिफरेंट ब्रीड, तो उसको भी डॉग ही मानती है। तो ये कौन सी वाली फिलोसफी है? राइट, इगोसेंट्रिज्म, नो, इगोसेंट्रिज्म नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, नो। कंजर्वेशन, नो। एसिमिलेशन, ओके। जब हम कोई प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं, व्हेन वी यूज प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम एसेसिमिलेशन बोलते हैं, एसेसिमिलेशन बोलते हैं। और एक प्रोसेस और होती है एकोमोडेशन। अभी हमने निमोनिक्स का बताया था ना आपको, आई गेस यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे, ओके। अभी हमने आपको निमोनिक्स के बारे में बताया था ना, एसेसिमिलेशन में जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हैं, और ये एकोमोडेशन है। तो जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन का मतलब है लाइक रहने का कोई जगह, राइट? सो एकोमोडेशन में होता है जब हम प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू करते हैं, प्रीवियस नॉलेज में कोई चेंजेस लाते हैं, चेंज। जब हम प्रीवियस नॉलेज में कोई चेंज लाएंगे तो उसको हम एकोमोडेशन बोलेंगे। लाइक हमारे पास कोई नॉलेज थी, हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम एकोमोडेशन बोलेंगे। एसिमिलेशन, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज थी, हम उसको यूज करके अभी आउटपुट ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रोसेस एसिमिलेशन होती है। तो एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, रहने की जगह मतलब हमने जो स्टोर किया हुआ है माइंड में, राइट? एक निमोनिक है, दिस इज निमोनिक्स। जैसे हम इसको एकोमोडेशन को मानेंगे रहने की कोई जगह, जैसे घर, और उसमें हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जब हम उस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, राइट, एकोमोडेशन को रिव्यू करते हैं, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जब हम अपनी पुरानी प्रीवियस नॉलेज में कोई चेंजेस करते हैं, राइट, चेंज। और जब हम पुरानी नॉलेज में एडिशन करते हैं, पुरानी नॉलेज में एडिशन करते हैं, तो वो एसिमिलेशन होती है, राइट? ओके, हेरिडिटी टोटली डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग स्टाइल। ओके, अब हम देखते हैं, heredity is totally determined by individuals, sex, gender, academic success. ओके, तो इन्होंने पूछा है इसमें से कौन सी चीज है जो टोटली हेरेडिटी पर डिपेंड करती है? सेक्स ऑब्वियसली करता है, जेंडर नो, एकेडमिक सक्सेस नो, लर्निंग स्टाइल नो। ओके, जो हमारे एकेडमिक सक्सेस है, एएस लिख देता हूँ, एकेडमिक सक्सेस है, और जो हमारा लर्निंग स्टाइल है, ये दोनों सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करते। हेरिडिटी पर भी थोड़े से डिपेंड करते हैं, बट ये एनवायरमेंटल फैक्टर पर भी करते हैं, मेंटल फैक्टर्स, राइट? तो इसका हमारा आंसर होगा 1। तो इसका आंसर नंबर 1 है, इसको हम लिखेंगे 1, आंसर नंबर 1। ओके, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17 पे। assertion एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लासरूम एंड encourage स्टूडेंट आल्सो आस्किंग द क्वेश्चन rather than giving instructions। ओके, करेक्ट आंसर, और मैं आई मीन करेक्ट स्टेटमेंट, assertion सही है हमारा। चिल्ड्रन child centered pedagogy means giving
opportunities to the children's voice and ensuring their participation. Okay, correct. So हमारी दोनों statement correct है and A is the right explanation of. So we so for this both A and R true. Oh no no no. Okay. Statement one. Both A and R true. R is the correct. A and R true. R is the correct explanation of A. Okay. Let us move forward to question number 17, 18. Repetitive. Okay. Repetitive and ritualistic behavior. Identify which characteristic of the. Okay. ये कह रहे हैं repetitive and ritualistic behavior किस वाले डिसऑर्डर में होता है? लर्निंग डिसऑर्डर में होता है. लर्निंग डिसऑर्डर तो यहाँ पे नहीं पूछा होगा, बट ये लर्निंग डिसऑर्डर्स ही हैं. ADHD नो. Cerebral palsy no. Learning disability no. AS okay. Autism spectrum disorder correct. जो autism spectrum disorder होता है इसमें repetitive behavior होता है. repetitive behavior right. तो इसको हम यहाँ से कर देंगे मार्क राइट. let us move forward to question number okay 18 के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है. इसको हम अभी कट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके बच्चों. क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा रिपीट हो गया गलती से. इसको भी हम क्रॉस कर देंगे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. लर्नर फील एंगेज्ड इन एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोसेस व्हेन ऑफ लर्निंग व्हेन ओके. सो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपल सा. लर्नर को एंगेज्ड का फील होता है एक्टिविटी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके. तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एक लर्नर है उसको लर्नर को एंगेज्ड का फील होता है राइट. एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके ठीक है. एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट. फोकस ऑफ लर्निंग repetition memorization तो नहीं होता. सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द लर्नर आर इग्नोर्ड. प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्ड एंड नेग्लेक्टेड. नो. ओके. एक्टिविटीज आर इसका हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1. आई मीन ऑप्शन नंबर 1. आई एम सो सॉरी. ओके. इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और इसका रीजन है एक्टिविटी आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट. जब भी ये कोई भी एक्टिविटी ऐसी कराएंगे कभी कोई एक्टिविटी ऐसी कराएंगे जो उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगी सो इट विल हेल्प देम टू रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन राइट. और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा राइट. मोर इन्फॉर्मेशन. ट्वेंटी. अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं. तो इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी डिफिकल्टीज. ओके. लर्निंग ओके आई एम सो सॉरी. चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली लर्निंग डिफिकल्टीज की बात हो रही है. हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू पुअर आईसाइट. नो. आईसाइट की तो बात ही नहीं होती लर्निंग डिफिकल्टीज में. हैव प्रॉब्लम इन रेगुलेशन ऑफ देयर इमोशंस. नो. लर्निंग डिफिकल्टीज में इमोशंस की बात ही नहीं होती. हैव वेरी कंफ्यूज विद लेटर अल्फाबेट. ओके दिस विल बी योर राइट आंसर. आपका 3 जो आंसर है वो सही होगा. हैव वेरी लो IQ as diagnosed through the standard intelligence test. नो. ये लर्निंग वाली डिसेबिलिटीज का लर्निंग वाली डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी की बात नहीं है. उसमें तो रेगुलेशन उसमें तो अल्फाबेट वगैरह का कंफ्यूजन होता है लाइक डिसलेक्सिया. डू यू रिमेंबर डिसलेक्सिया? लाइक डिसलेक्सिया. Dyslex yeah. Dyslexia was there right. Dyscalculia. Dyscalculia. Okay, I don't remember all this, but there was dyslexia, dyscalculia, and such many more, right? Many more disabilities. One was related to calculation, dyscalculia, dyslexia, and what else was there? Okay, we will discuss it in further classes. So, learning disabilities. 20. Let us move to question number 21. 21 पे आ चुके हैं हम. Feral children, those who experience served human social deprived since very young age usually have delayed
and hinder development despite rehabilitation and improvement in certain domain of development is likely to be subordinate. This period wherein development is significantly influenced by environment is called. Okay, यहाँ पे environment की बात हो रही है बच्चों, right? Environment की बात हो रही है ना? This period when development is significantly influenced by environment. Okay, deductive period no, integrative period no, native period no. This is called as sensitive period. यहाँ पे language का development भी हो रहा होता है. लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, राइट? सो लैंग्वेज डेवलपमेंट. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पे हम बात करेंगे प्री कंसेप्ट जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड. ओके, यहाँ पे बात हो रही है अगर हम पहले से ही कुछ प्री कंसेप्ट जनरलाइजेशन बना दें, जैसे जो जनरली जो कुछ जनरलाइजेशन होती है रिगार्डिंग लाइक अगर कोई गर्ल है सो वो आर्ट में गुड होगी, राइट? अगर कोई गर्ल है तो वो आर्ट में गुड हो, जरूरी नहीं ऐसा हो, राइट? और कुछ लोगों का मानना हुआ कि गर्ल जो है उसके कुकिंग स्किल्स बेटर होंगे, राइट? कुकिंग स्किल्स बेटर होंगे. तो ये जनरली जो कैटेगरी ऑफ थिंकिंग है, जो लोग ऐसा सोचते हैं उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, राइट? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया अगर जेंडर के बेसिस पे कोई आपके साथ भेदभाव करे. जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं बोलेंगे, जेंडर टाइपिंग भी नहीं बोलेंगे. So let us move to question number 23. In an inclusive classroom. Okay, यहाँ पे एक inclusive classroom की बात हो रही है. Special children always work on their curriculum. No, this is not right. All children have access to the access and are included in classroom activities. Okay. तो जो inclusive classroom होगा उसमें सबको active participation करने को मिलेगा. So question option number 2 will be your right answer, but still we are going to read all the options. So special children are looked upon as needly and independent. As needly and independent. No, independently तो हम इनको treat नहीं करते. All children follow the same curriculum, uniform pedagogy. No, अगर uniform pedagogy होगी तो उसमें सारे children कैसे आएंगे, right? उसमें तो special education वाले बच्चे भी होते हैं, right? तो अगर सबके लिए सेम हमने करिकुलम बना दिया, ये सेम पेडागोजी स्टाइल बना दिया, तो काम नहीं चलने वाला, राइट? सेम करिकुलम या सेम पेडागोजी, सेम करिकुलम या पेडागोजी से तो काम नहीं चलने वाला, राइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर. ओके, I have to use eraser. This will be your right answer. Okay, let us move to question number 24. What's the primary purpose of asking critical thinking questions? Okay, तो अगर हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू एनेबल स्टूडेंट डेवलप प्रोसीड्यूरल नॉलेज. नो. टू असेस स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड स्किल. टू प्रमोट हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. टू एनकरेज स्टूडेंट टू मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्राइमरी क्रिटिकल क्वेश्चंस. नो, ये वाला तो आपका नहीं होगा, मेमोराइजेशन के लिए तो नहीं करते. डेवलपमेंट ऑफ ओके, ये वाला भी नहीं होगा. स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स to promote high level of thinking and problem solving skills. Okay, इसका आंसर नंबर 3 होगा बच्चों. जो हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछेंगे उससे हम हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टैकल कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद डायरेक्ट 27 आ गया है. 27 आ गया है. तो हमारा जो छूटा है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. मेरे से गलती से पीडीएफ बनाते हुए गलती से कह लेंगे कि वो 2 क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे ना, उसकी वजह से क्रोनोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है. तो 24 के बाद 25 एंड 26 छूट गया था, जो लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ठीक है. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. 27 पे ग्रोथ एंड हाइट. ग्रोथ हाइट वेट ऑफ अ चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ. जो हमारा ग्रोथ हाइट और वेट है, ग्रोथ है, हाइट है और वेट है, इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. ग्रोथ, हाइट एंड वेट. ओके, ये सारा क्वांटिटेटिव चेंज है. क्वांटिटेटिव चेंज है क्योंकि इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. क्वालिटेटिव नहीं है, चेंज इफेक्टिव डोमेन है, क्वालिटेटिव डोमेन नहीं है.
क्योंकि हाइट हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में, वेट हम केजी में मेजर कर सकते हैं, और हाइट वेट, ओके, हाइट एंड वेट दो ही पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हाइट एंड वेट मेजर मेजर किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव चेंज बोलेंगे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन प्रेजेंटेड Hen's dilemma, Arunima reasoned, the law wasn't set up for these circumstances. Taking the drug in this situation isn't really right, but it is justified. Which stage of moral development Arunima according to Arunima development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg. Mm, social concern and consciousness, moral constructs of individual and democratically. ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। इसका जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा ओरिएंटेशन टुवर्ड पनिशमेंट। ओके, दिस इज नॉट द राइट, दिस इज आल्सो नॉट द राइट, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज। ओके, तो इसका आंसर नंबर 2 हमारा राइट होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट in context of gifted children? Gifted children are free from the risk of learning disability. Gifted children have excelled in all the area, academic and social. Gifted students have always are always happy, popular, and well adjusted. Gifted children can learn at comparatively advanced pace. Okay, जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो थोड़ी एडवांस पेस पे लर्न कर सकते हैं, तो इसका हमारा फोर्थ आंसर होगा फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गिफ्टेड है वो फ्री ही होगा हमेशा। गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन बी एक्सेल इन ऑल एरियाज। जरूरी नहीं है जो गिफ्टेड है इसका हाई आईक्यू हो, जैसे स्पोर्ट्स या सोशल या बाकी चीजों में भी काफी आगे हो। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर ऑलवेज हैप्पी एंड पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड, ये भी नहीं है। गिफ्टेडनेस का आपकी हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, राइट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 30। As per Jean Piaget, pre-operational stage. Pre-operational stage is characterized by the ability to perform. Okay. So ये कौन से वाली स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे? ओके, ये बात हो रही है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, राइट। और इसमें किस एबिलिटी से हम जान सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को? ओके, क्लासिफिकेशन नो, कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नो, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी नो, ये तो लेटर वाली स्टेज में आती है। सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, ओके, तो 4 विल बी राइट आंसर। एट प्री ऑपरेशनल स्टेज पे सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म होता है। जो बच्चे को डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे उनको लगता है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें लाइफ है। ऑब्जेक्ट हैव लाइफ, ऑब्जेक्ट हैव लाइफ, उनको ऐसा लगता है, राइट। सो इसकी वजह से इसका हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 4। ओके, आज का हमारा सेशन अभी बचा है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं जो हमारे लेफ्ट हो गए थे। ये थोड़ा सा मैंने एंड में ऐड किए हैं, तो ये थोड़े से छोटे फॉन्ट में आ रहे होंगे, पर अभी हम कर लेते हैं इसको डिस्कस। assertion and reasoning वाले क्वेश्चंस है। इसमें है while some children start babbling and uttering 2-word sentence at 12 months, then don't. ओके, ये कह रहे हैं कि जबकि एक बच्चा जब 1 साल का होता है वो 1 या 2 वर्ड बोलने लग जाता है, या ऐसे वर्ड्स तो नहीं, स्टार्ट बैबलिंग, ऐसे हल्का सा कुछ कुछ बोलने लगता है, माँ माँ, राइट है ना, राइट, कुछ भी ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मम, राइट, एनीथिंग। सो जो दूसरे होते हैं वो 20 तक भी नहीं बोल पाते, इसके राइट वो ऐसा बोल रहे हैं, राइट। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, सही है, ऐसा नहीं कर पाते। डेवलपमेंट माइलस्टोन आर ओनली suggestive and development of individual can be quite varied, right। so हमारे दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है, राइट। तो हमारा ए एंड आर दोनों सही स्टेटमेंट है, बोथ आर राइट, और ये एक्सप्लेनेशन में है, राइट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इस वाले केस में हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। Let me also read it again. A and R true. R is correct explanation. Okay. हाँ,
So this will be our right answer. Let us move to question number 27, which is our last question for the today's session. Growth and height, growth, height, and weight of a children is an example of growth in height, weight is an example of हाइट भी मेजर कर जा सकती है एंड वेट आई गेस ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया है बच्चों 27 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं राइट इसमें जो आंसर होगा 27 में दैट विल बी क्वांटिटेटिव चेंज क्योंकि ये मेजर किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर तो हमारे जो क्वेश्चन पेंडिंग हुए थे हमने वो भी कवर कर लिए 26 आई गेस हमने 25 स्किप कर दिया 25 आई विल ड्रॉप इट इन द टेलीग्राम ग्रुप क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है तो कोई इशू नहीं है बच्चों सो अब हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं आज का सेशन राइट तो आज का सेशन हम एंड कर देते हैं ओके तो अब मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज हमने 30 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जो कि पीवाईक्यू थे पीवाईक्यू सीडीपी और ये थे हमारे जुलाई 2024 वाले एग्जाम से पेपर 1 P1 राइट इसका जो हमने सेशन लिया है इसके सारे क्वेश्चंस प्लस आंसर्स विच इज आंसर की कंप्लीट इन पीडीएफ वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक मेंशन करा हुआ है साथ में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नेम मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी आप वहां से भी देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी राइट हमारी कोशिश रहती है हम कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए राइट आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है राइट हमारे यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है वी डोंट चार्ज एनीथिंग वी डोंट हैव एनी ऐप आई एम वेरी न्यू ऑन यूट्यूब सो अभी अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो वी आर ओपन टू इट जब हम कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना व्हेन वी स्टार्ट विद कंटेंट तो हम हिंदी कंटेंट भी ऐड करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश तो हम दोनों लैंग्वेज रखने वाले हैं अपने नोट्स में जो हम नोट्स बनाएंगे सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम क्लियर होगा जो इंग्लिश वाले हैं उनका भी एग्जाम क्लियर होगा डोंट वरी अबाउट दैट राइट तो अभी तो हम क्विकली यही एमसीक्यू खत्म करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर के लास्ट 10 इयर्स अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कंटेंट भी अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारा एफर्ट रहेगा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने का कम से कम टाइम में सो थैंक यू फॉर योर टाइम आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग